नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के नंबर 1 डिबेट शो 8 की फाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का रण अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं। असम में भाजपा, तमिलनाडु में कांटे की टक्कर, केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बंगाल के नतीजे अब से थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स में भाजपा की सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होंगे? आज 8 की फाइट इसी पर करेंगे। तो असम में मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बरकरार है। मेगा एग्जिट पोल में हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा कायम है। एग्जिट पोल का वार किसकी बनेगी सरकार? कई सवाल हैं। एग्जिट पोल का वार किसकी बनेगी सरकार? और तो मेगा एग्जिट ब्रेकिंग आपको बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा कायम है। असम में मेगा एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 90 से 100 सीटों का अनुमान, तो वहीं कांग्रेस को 23 से 33 सीट का अनुमान जताया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा एक बार फिर से कायम, यानी कि लगातार तीसरी बार हो सकता है कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार असम में बने। कांग्रेस ने यहां पर खूब कोशिश की कि वो गौरव गोगोई के यहां बलबूते सरकार बना पाए, लेकिन देखिए अभी जो एग्जिट पोल आए हैं वो तो यही बयां कर रहा है कि कांग्रेस को 23 से 33 सीट मिलने का अनुमान है। आपको बता दें अभी यहां पर भाजपा की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। असम का एग्जिट पोल सबसे पहले आपको बता रहे हैं। असम की यदि बात की जाए तो अभी 126 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ था। 86% यहां पर वोटिंग हुई थी और 64 सीट्स, ये है जादुई आंकड़ा। भाजपा को पिछली बार 60 सीट मिली थी और कांग्रेस ने 29 सीटों पर यहां पर सिमट गई थी। हालांकि अदर्स को पिछली बार 37 सीटें भी जरूर मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी भाजपा। 90 से 100 सीटें मिल सकती है असम में भाजपा को। तो देखिए असम के साथ ही हर एक राज्य के विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं वो हम आपको बताएंगे और उसका पूरा विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन आज की फाइट में सबसे पहले आपके सामने रखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। तो एग्जिट पोल का वार किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं, पोल ऑफ पोल्स भी आ चुके हैं, वो आपके सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार। सवाल नंबर 2, एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल में दावे तो कुछ और किए जाते हैं, रुझान तो कुछ और आते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट साबित नहीं होते हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है कि एक बार फिर से एनडीए के बल्ले बल्ले और विपक्षी दलों को मायूसी झेलनी पड़ेगी और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार विपक्षी गठबंधन को मुंह की खानी पड़ती है? क्योंकि एग्जिट पोल तो फिलहाल यही कुछ इशारा कर रहा है। तो एग्जिट पोल का वार किसकी बनेगी सरकार, आपको हम पूरा अपडेट देंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता शारदाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राकेश गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजनीतिक विश्लेषण के साथ। डॉक्टर राकेश, शुरुआत में आपसे करूंगी, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं 5 विधानसभा चुनाव के, ज्यादातर में देखा जा रहा है कि एनडीए की फिर यहां पर बल्ले बल्ले है और कहीं ना कहीं विपक्ष को मायूसी हाथ लग रही है। आप इस एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं? ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट, डॉक्टर राकेश? आकांक्षा जी, मुझे लगता है एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं स्पष्ट कि एनडीए की जीत की तरफ। चाहे हम बंगाल को लें, चाहे असम को लें, असम में तो पूरा क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। पूरा चुनाव वन साइडेड नजर आ रहा है, भाजपा के पक्ष के अंदर नजर आ रहा है होता हुआ। और जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान के अंदर हिस्सा लिया है, जिस तरीके से फर्जी वोटों का जो नाम हटाया गया है, जिस एसआईआर के माध्यम से जिस तरीके से घुसपैठियों के वोटों को रद्द किया है, जिस तरीके से अवैध वोटों का निस्तारण किया है, मुझे लगता है कि शायद इसका पूरा एक तरफा भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी रहे प्रदेश के अंदर और कुछ जगहों पर, जहां पे जैसे पश्चिम बंगाल को ले या बंगाल को, पूरे बंगाल को ले, तो वहां पे कम से कम मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी रही, कहीं ना कहीं सनातन का भी एक एजेंडा रहा। तो एक तरह से जो वोट का ध्रुवीकरण किया और जैसे वहां पे ममता बनर्जी पार्टी के अंदर फूट नजर आई,
हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई, तो मुझे लगता है जो मुस्लिम वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं छिटका है और वो 4 जगहों के अंदर डिवाइड हो गया। ममता बनर्जी के पास कुछ वोट रह गया, कुछ हुमायूं कबीर की पार्टी में चला गया, कुछ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला गया और कुछ कांग्रेस के अंदर भी रहा। तो इस तरीके जो वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो मुस्लिम बहुल इलाके जहां पहले कहते थे मुस्लिम ही तय करेंगे कि कौन राज्य में सरकार बनाएगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, वो जो छिन्न भिन्न हुआ। डॉक्टर राकेश, कई समीकरण हैं जो एग्जिट पोल जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आगे भी उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी का रुख कर लेती हूं। आपसे समझना चाहूंगी मैं मित्तल जी कि आप इस एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं? जब 4 मई आएगा तभी पता चलेगा कि क्या नाम से चुनाव के परिणाम क्या रहे हैं। अभी मेरा कहना है जल्दबाजी होगा बहुत कहना। देखिए, सारे जो 5 राज्य हैं उनके अंदर अपनी अपनी क्या नाम से राजनीतिक स्थितियां है। मैं आपको सबसे पहले केरल का बताता हूँ। देखिए, केरल के अंदर कांग्रेस और क्या नाम से जो वहां का लेफ्ट का जो गठबंधन है उनके आपस में टकराव है और वहां जो भी सरकार बनेगी इन दोनों के बीच की सब, इन दोनों में से किसी एक की सरकार बनेगी। मुझे केरल में क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा भविष्य नजर नहीं आता है। हाँ, ये बात सही है कि असम के अंदर तीसरी बार जो है हेमंत बिस्वा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि असम के अंदर भाजपा की सरकार ने एक अच्छा काम किया और उसी का परिणाम है कि उनको सकारात्मक माहौल वहां देखने को मिला है। जहां तक देखिए तमिलनाडु का सवाल है, तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच भारतीय जनता पार्टी तो एआईडीएमके के साथ गठबंधन में है और डीएमके के साथ में कांग्रेस गठबंधन में है। तो जो वहां जो लड़ाई है वो डीएमके और एआईडीएमके के बीच में है। तो मुझे लगता है कि वहां पे टफ पोजीशन है कि हम अभी नहीं कह सकते कि एआईडीएमके सत्ता में क्या नाम सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी 4 मई का इंतजार करना होगा। वाकई 4 मई के लिए अब इसके अलावा जी आकांक्षा, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, हाँ। देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को इस बात का क्या नाम से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने बिना भय के बहुत अच्छा क्या नाम से चुनाव कराया और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उन्होंने भी पूरी मुस्तैदी के साथ निष्पक्ष चुनाव करवाने में। मित्तल जी, और जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी 93%, इससे समझा जा सकता है कि कितना उत्साह रहा जनता में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेती हूँ, आगे भी हम जरूर चर्चा करेंगे। मित्तल जी, पर्याप्त समय है। हमारे साथ पंकज जोशी जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आज तो आप काफी गदगद होंगे। ज्यादातर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या लगता है आपको, यही एग्जिट क्या एग्जैक्ट में भी तब्दील होंगे? देखिए आकांक्षा जी, देखिए एग्जिट पोल का जो है भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है अपने पहले जितना भी काम करती है, जो मैनेजमेंट करती है, उसका एक जो है पूरा विश्लेषण करती है। और जब विश्लेषण करने के बाद एग्जिट पोल का यदि रिजल्ट उसी के हिसाब से आता है तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारा वो है वोट है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है और जो उसका विश्लेषण है कि आने वाले रिजल्ट जो हैं किस तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो है एनालिसिस जो है वो पहले ही हमने आपको बताया था कि आसाम के अंदर 2/3 बहुमत ही नहीं बल्कि 3/4 बहुमत जो है उसको पार करने की कोशिश है बीजेपी करेगी और बीजेपी और एनडीए करेगी और आज जो है उसकी तरफ जो है एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। तो जो हमने कहा था पहले वही लगभग वहां के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखिए पांडुचेरी में हमने कहा था कि पांडुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी, हम फिर रिपीट करेंगे। और जहां तक बात है वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके का, जैसे अभी मित्तल जी कह रहे थे, मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने नजदीक से देखा है कि सबसे पहले लोकतंत्र की चीज होती है कि किसी तरीके से जो है मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, लोग जो हैं बेखौफ होकर के वोट दे सके। और ये जो है बंगाल ने दिखाया है। और बंगाल ने जो है जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री की खींच सामने आई, जिस तरीके से लगातार जो है मुख्यमंत्री कह रही है कि जो है कि ये फोर्सेज, इतनी फोर्सेज क्यों लगाई जा रही है। अरे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है फोर्सेज कितने लगाई जा रही है? आदमी मतदान जो कर रहा है तो बिना डर के कर रहा है ना। फोर्सेज क्यों लगाई जा रही है? फोर्स को कोई डर है क्या किसी चीज का कि भाई क्यों नहीं कर जा रही? क्योंकि जिस तरीके के हिंसा पिछले चुनाव में हुई है, पहले चुनाव में हुई है, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। पंकज जी, अब इंतजार 4 मई का ही है कि वाकई इस बार पश्चिम बंगाल में क्या इतिहास रचने जा रही है भाजपा। क्या इस बार ममता दीदी का किला ढह जाएगा? शारदाकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, हम बंगाल की चर्चा कर ही रहे हैं। बंगाल में पहले चरण में भाजपा को बढ़त मिल रही है। पहले चरण का आपको याद होगा मतदान हुआ था 23 अप्रैल को
88 से 98 सीट पहले चरण में भाजपा को बढ़त। और देखिए मैक्सिमम जो एग्जिट पोल है वो भाजपा की सरकार बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे। पश्चिम बंगाल में मेगा एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त, यानी कि इस बार पश्चिम बंगाल में खेला होने जा रहा है। पिछले बार भी आपको याद होगा भाजपा को कुल ओवरऑल 77 सीट्स मिली थी, लेकिन 75 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर जीत का मार्जिन टीएमसी का बहुत ही कम था। ऐसे में यही माना जा रहा था यदि इस बार भी उन तमाम सीटों में भाजपा बढ़त हासिल कर लेती है तो फिर शायद इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। तो ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी, क्या घुसपैठ का मुद्दा, क्या एसआईआर डिलिमिटेशन का जादू इस बार यहां पर चला है, और जिस तरीके से बहुत ज्यादा वोटर्स की कटौती भी यहां पर की गई, तो ऐसे में कई अब बड़े समीकरण की तरफ ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गोयल जुड़े हुए हैं, पंकज जी, एसपी मित्तल है, शारदाकांत शर्मा जी। पश्चिम बंगाल की हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के लिए जो गुड न्यूज है, केरल में यूडीएफ की बढ़त का अनुमान है। एकमात्र एक खुशखबरी, बाकी राज्यों में आखिर क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस हर बार पिछड़ जाती है? सर आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं गौतम साहब को जवाब दे दूं। विश्लेषक हैं ये, इन्होंने कहा कि फर्जी मतदाता थे जिनको हटा दिया गया है, और इन्हीं फर्जी मतदाताओं ने पूरे देश में एसआईआर के तहत जिनको हटाया है आपने, मोदी जी को वोट दिया था लोकसभा में। तो नैतिकता के आधार पर भारत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वो इनको फर्जी मतदाता कहते हैं तो। या फिर इन्होंने चुन चुन करके उन मतदाताओं को श्रेणी से हटाया है जिनका तय था कि ये किस पार्टी के वोटर हैं, इनके भगवा के धोखे में नहीं आते हैं। ये भगवा के नाम पर जीतने की बात कर रहे हैं। भगवा है या देश का कोई लोकतंत्र है जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा बताती हैं, अपनी विचारधारा के नाम पर, अपने विकास के नाम पर, अपनी नैतिकता के नाम पर, न कि एप्स्टीन फाइल के नाम पर। अभी तो एप्स्टीन फाइल में भी है शामिल, चर्चा चल रही है पूरे देश में। खैर, देश इस समय आर्थिक स्थिति के बहुत ज्यादा भीषण दौर से गुजर रहा है। देश में बेरोजगारी है, अनुशासनहीनता है, लेकिन शारदाकांत जी, वही तो सवाल ना कि आप लोगों ने इन तमाम मुद्दों को चुनाव के समय में भी उठाया। जितने भी आपके प्रचार में हमने देखा कि यही तमाम मुद्दे, लेकिन जनता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? फिर ये मुद्दे जनता क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? हमारी भी आकांक्षा है कि हम देश के लिए सेवा करें, कांग्रेस पार्टी। और राहुल जी ने जिस तरीके से, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश का दौरा किया है, चुनाव क्षेत्रों में लगातार कांग्रेस ने अपना मेहनत करी है, प्रचार किया है, जिस तरीके से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस बढ़त लेगी। सरकार कहां बनती है नहीं बनती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कोई भी नजर नहीं आया ना शारदाकांत जी। गिनती की एक दो वहां पर चुनाव प्रचार की रैली हमने देखी। बिल्कुल, मैं आती हूँ सर, आती हूँ, आगे भी जरूर चर्चा करेंगे, आती हूँ शारदाकांत जी। 400 पार जी, 20% माइनस चले गए थे, धक्के में सरकार बना ली थी इन्होंने। और पंकज जी, आपका साधुवाद है, आप बहुत भले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हो, जयपुर जिला प्रमुख रह चुके हो, लेकिन इस मुकाबले में मत रहना, मोदी जी का चिल्का समाप्त हो गया। चलिए, अब 4 मई को तो अब देखेंगे ही किसका जादू बरकरार है, किसका नहीं। शारदाकांत जी, डॉक्टर राकेश गोयल जी, मैं आती हूँ सर, आती हूँ। समाप्त हो गई है। और राहुल जी, आकांक्षा जी, कांग्रेस प्रवक्ता इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं, और मुझे लगता है ये शायद कांग्रेस के अंदर ये सब टॉप टू बॉटम यही बीमारी चल रही है। यही झूठ की वजह से पवन खेड़ा भागा फिरता रहा, इसी झूठ की वजह से, महिला का अपमान करने की वजह से असम की जनता ने उनको नकार दिया। जहां तक फर्जी वोट बैंक की बात है, क्या ये नहीं चाहते कांग्रेस के शासन काल में कितने फर्जी वोट बनाए, शारदाकांत जी, मैं आ रही हूँ, आपको दूंगी, पर्याप्त समय दूंगी। मैं डॉक्टर राकेश से समझना चाहती हूँ, आ रही हूँ मैं, पंकज जी आती हूँ। डॉक्टर राकेश, अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो ये जो झूठ बोलने का जो तरीका है कांग्रेस का, ये इनको ले डूबता है। अगर ये कहते हैं हम एक मंच पे खड़े रहे, मुझे कहीं भी असम में प्रियंका गांधी नजर नहीं आई प्रचार करते हुए। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, राहुल गांधी ने स्टैलिन के साथ एक भी मंच साझा नहीं किया। अगर वो एक थे तो उनको मंच साझा करना था, उनको अपना प्रचार रखना था। कांग्रेस एक्चुअली हारी हुई मानसिकता के साथ पहले ही ये चुनाव। ठीक है शारदाकांत जी, बहुत छोटे में आप ये जवाब दीजिएगा। शारदाकांत जी, देखिए ना, डॉक्टर राकेश भी वाजिब सवाल तो पूछ रहे हैं कि जहां पर आपकी गठबंधन था वहां पर भी आप लोगों ने एक मंच क्यों नहीं साझा किया? तो फिर जनता के सामने नैरेटिव आप कैसे सेट करेंगे कि आप सब एकजुट हैं? पश्चिम बंगाल में जाते हैं, राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ बोल करके आते हैं, और ऐसे तो आप लोग ओवरऑल यही दिखाते हैं ना कि हम एक गठबंधन के ही साथी हैं। तो फिर जब बारी आती है तो अलग अलग हो जाते हैं। हम एक है, हमारी लड़ाई इस भगवा से है, जो देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, गुंडा
गुलाब की ब्रह्म की लड़ाई इतनी हिंदुत्व हिम्मत से, है। सनातन से, ये भगवान से, भगवा आतंकवाद। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है। इंदिरा आप जी को शायद याद करो, सनातन आप का भगवा अपमान कर आतंकवाद रहे है। हैं। आपको है? शर्मा नहीं इस चाहिए। देश का आप खूब शर्मा लिख रहे हैं और आप भगवा से लड़ाई अरे, करते हैं। आज तो आकांक्षा जरूर भगवा ही पहन रखा आप है। भाजपा का विरोधी कर सकते हैं, आप भगवा का विरोध नहीं कर सकते। सर मैं तो ऐसे आप सिर्फ भाजपा एज का अ विरोध कलर करें। पहनती मुझे हूँ, कोई आपत्ति भगवा नहीं और है। दूसरे देखिए, कलर ये से जो कम चीज़ से कम है, पत्रकारों को तो नहीं, दूरी रखिए आप सर। कम से कम इस चीज को कहिए, है ना, आपकी कि हिम्मत मतलब कैसे है भगवा का भगवा जो के है बारे में आप बोलने की? मतलब कांग्रेस से आप ट्रम्प देखिए, के ये बयान कांग्रेस को का बोलो। स्टेटमेंट भारत है ना, दिखा दिया तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो है देखो, मान्य है, हम यही कह रहे हैं लगातार, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस विचारधारा की पार्टी है कि भगवा को आतंकवाद मानती है। बेकार की बातें हैं। नहीं, भगवा आतंकवाद नहीं है, आप देखिए दो आतंकवादी बड़ी हो। चीजें, आप देखिए आतंकवाद के पोषक हो। आकांक्षा जी, नहीं आकांक्षा जी, दो बड़ी बातें हैं। शारदा कांत जी ने जो बात कही, एक पहली बात ये कही कि जो है कि जिन लोगों ने वोट दिया, जो शारदा कांत जी लोगों ने एक वोट मिनट, दिया, एक मिनट। वो शारदा कांत मोदी जी जी को दूसरे दिया। लोग भी ना उनकी भी बात में सुन लूं, क्योंकि आप तो कंटिन्यू इंटरप्ट कर रहे हैं तो आवाज आ नहीं पा रही है। ठीक है, पंकज जोशी जी, पंकज जोशी ठीक है, बाकी दूसरे राज्यों में तो आप लोग चलिए भाजपा की और एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन जब साउथ की बारी आती है तो फिर क्या हो जाता है? भाजपा कहाँ पीछे चल जाती है? आखिर सदर्न बेल्ट में भाजपा का जादू क्यों नहीं दिख पाता है? कहां पर कमी है वहां पर? 30 राज्यों के अंदर सरकार है। देखिए आकांक्षा जी, वो भी दिखेगा। हमने कहा ना 77 सीट पे बंगाल में आए, फिर आए। हमने आज भी हम आपको कह रहे हैं कि केरल में भी जो है हम पिछले वोटों से शेयर, हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ेगा और हमारी जो है संख्या बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप देख लीजिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम देखिए हमारे को तो लोग कहा करते थे कि 2 सीटों वाली पार्टी है, आप जो है एक नॉर्थ की पार्टी है। हमने कहा कि हम विचारधारा के साथ, हम राष्ट्रवाद के साथ, हम राष्ट्रपितम को लेकर के साथ चलेंगे। आज आप देखिए धीरे धीरे जहां आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भाई आसाम में किसकी सरकार हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट में कौन लोग रहा करते थे, आज वहां भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत जो है एनडीए का आने का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या कारण है इसका। क्योंकि देखिए आज जितने भी देश के लोग हैं, शारदा कांत जी ने एक बात कही कि जो लोगों ने जो आप जो है एसआईआर में हटाया, उन्होंने जो है मोदी जी को वोट दिया। आज तक इस देश का लोकतंत्र के, मैं आपको कहता हूं कि पार्टियां अलग होंगी, लेकिन लोकतंत्र में आज भी हमारे यहां गरिमा का विषय है कि किसने किसको वोट दिया, यह गोपनीय है ना। और ये वोट, ये जरूर है कि हाँ वोट किसको ज्यादा मिले, लेकिन किसने किसको वोट दिया ये नहीं है। और हमने कहा कि वोट हमें किसी भी हालत में इस देश की जनता से चाहिए। जो बाहर के घुसपैठिए हैं वो इस देश में नहीं चलेंगे, चाहे वो रोहिंग्याज हो, चाहे वो बाहर बांग्लादेशी हो, चाहे कोई भी हो, वो इस देश में नहीं रह सकते। ना वोटिंग राइट मिल सकते, ना रहने का राइट मिल लेकिन सकता। पंकज जी, तो ये जो यही तो चीजें कहा हैं, ये जाता कहीं है ना ना कहीं कि जो है बैकडोर लोगों को से आप चीजें लोग समझ में एसआईआर इसलिए लेकर के आए क्योंकि आप तो कुछ और ही करना चाहते थे। ये मुद्दा भी कितना उछला है, हमने देखा है पूरे चुनाव में। राहुल गांधी ने यही कहा, ममता बनर्जी ने भी यही कहा। एसपी मित्तल जी से अच्छे से समझा पाएंगे। मित्तल जी, हमने पूरे ही चुनाव में देखा एसआईआर, डिलिमिटेशन। मुझे बताइए, लोगों के वीजा, लोगों के बाहर विदेश वीजा खत्म कर रहे हैं, किस कारण से वीजा खत्म कर रहे हैं? ठीक है, देश में कौन लोग रहने चाहिए? मित्तल जी समझा पाएंगे। मित्तल जी बताइए, एसआईआर कौन तय डिलिमिटेशन को आप क्या बहुत बड़ा मुद्दा, या जो इस बार बम्पर वोटिंग हुई और अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, तो इन तमाम समीकरणों को आप देखते हैं, क्या यही वजह रही कितनी बम्पर वोटिंग हुई और अब एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए आकांक्षा, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, शायद उन्होंने, क्या नाम से, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने राहुल गांधी जी का बयान नहीं सुना। राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल की सभा जितनी करी, 2, 3, 4 जितनी भी उन्होंने करी, उसमें ये कहा कि ममता बनर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में सारा औद्योगिकरण पश्चिम बंगाल में समाप्त हो गया, उद्योग समाप्त हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने राहुल गांधी जी का बयान खुद मान रहे हैं इस बात को कि ममता बनर्जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां बनाने जा रही है। ये तो रहा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता। सुनिए आप, सुनिए शारदा कांत जी, सुनिए शारदा कांत जी, सुनिए ना। शारदा कांत जी, एक मिनट। देखिए, आप जब बोल रहे थे शारदा कांत जी, सबने आपको बड़े अच्छे से सुना, उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास, आपको पर्याप्त मौका मिलेगा। एसपी मित्तल जी, बात आकांक्षा, आपने जो सवाल किया एसआईआर का और मतदान के प्रतिशत बढ़ने का, हाँ। देखिए 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है जिनके कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा। एक ये क्या नाम से खबरें आई कि यदि जिन लोगों के वोट है, जिनके वोट कट गए 90 लाख लोगों के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों के वोट मतदाता सूची में है, उनके लिए यह कहा गया कि यदि इस बार आपने वोट नहीं दिया तो आपका मतदाता सूची से न। उसका असर यह हुआ कि देश भर में जितने भी, क्या नाम से, बंगाली जो लोग बाहर भी काम करते थे, बंगाली मतदाता, वो लगातार, क्या नाम से, गए, पहले चरण में भी गए, दूसरे चरण में भी गए और अपना वोट डाल के आए। तो एक बड़ा कारण उनका यह है कि यह कहा गया कि आपका वोट, क्या नाम, मतदाता सूची से आपका नाम हट जाएगा।
दूसरा जो मतदाता जो प्रतिशत बढ़ने का कारण है वो ये है कि चूंकि चुनाव भय मुक्त हुआ इस बार, हर आदमी ने वोट डाला। आपको अच्छी तरह ध्यान हो कि पहले के चुनाव में वोट पहले ही डल जाते थे। जब मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचता था तो उसको पता चलता था कि उसका तो वोट डल चुका है। तो ऐसे भय के वातावरण में, ऐसे गुंडागर्दी के वातावरण में जब चुनाव होता था तो उसका मतदान प्रतिशत कम होता था। चूंकि इस बार भय नहीं था, लोग गए, क्या नाम से स्वेच्छा डाला, स्वच्छता के साथ उन्होंने वोट डाला, तो इसके कारण मतदान का प्रतिशत वहां बढ़ा। ठीक है, एसपी मित्तल जी, तो आपको क्या लगता है यही जो एग्जिट पोल है यही एग्जैक्ट में होंगे 5 राज्यों में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है? एनडीए को मैक्सिमम जगह बढ़त है, एक दो जगह छोड़ दिया जाए तो? नहीं, देखिए आकांक्षा, मैं जहां तक मानता हूं कि देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए आप ममता बनर्जी को इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से कोई उनको बहुत ज्यादा पीछे ढकेल दिया जाएगा। बहुत संघर्ष है, लेकिन चूंकि वहां चुनाव बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए क्या नाम से जो ये जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं ये क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को इशारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि केरल के अंदर जो है वो क्या नाम से कांग्रेस जो है वो लेफ्ट से सत्ता छीन लेगी। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु में जरूर एआईडीएमके ने कोशिश की है इस बार कि वो क्या नाम से डीएमके से सत्ता छीने, और असम में तो एक तरफा क्या नाम से परिणाम सामने है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या नाम से वहां पे जीत मिल रही है, और पांडेचेरी में भी जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में करीब करीब आ ही जाएगी। ठीक है, डॉक्टर राकेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मैं वही सवाल जो मैंने पंकज जी से पूछा था कि दूसरे राज्यों में तो बहुत बल्ले बल्ले रहती है भाजपा की, लेकिन जब सर्दर्न बेल्ट में जाते हैं तो कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि खाता भी नहीं खुल पाता भाजपा का। तो ऐसा क्या ग्राउंड वर्क है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि केरल में आरएसएस ने भी काफी काम किया था, सबसे ज्यादा शाखाएं हैं वो केरल में ही आरएसएस की है, जमीनी स्तर पर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता इस सीट में। क्या वजह आप मानते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, डॉक्टर राकेश? देखिए आकांक्षा जी, केरला में सबसे बड़ी जो परिस्थिति है वो पूरी डेमोग्राफी केरला की चेंज हो चुकी है, ये एक बड़ा फैक्टर है। वहां भी भाजपा को जनाधार बनाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। किसी क्षेत्रीय दल के साथ लेकर भाजपा अपनी वहां पैठ बनाने की कोशिश करेगी। तो केरल में भी स्थिति अनुकूल नहीं है भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, पर मुझे लगता है बाकी राज्यों के अंदर धीरे धीरे साउथ के अंदर प्रभाव बढ़ रहा है। और जिस तरीके से अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, हमें विजय जो है अभिनेता जो रहे हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। वो इस इलेक्शन के अंदर एक्स फैक्टर साबित हुए। स्टालिन के लगभग अगर 100 वोट विजय को मिले तो उसमें 70 वोट 75 वोट स्टालिन के जो डीएमके के वोट उनकी तरफ गए हैं। तो कहीं ना कहीं विजय एक्स फैक्टर हुए हैं। और लोगों का जो जैसे हमने साउथ में देखा भी है कि फिल्म स्टार जैसे एनटीआर ने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई, जयललिता ने अपनी पहचान बनाई, इस तरह की नई पहचान के साथ वो स्थापित हो रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में, और जो सनातन को गाली देने वाले स्टालिन थे उनकी सरकार जा रही है। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता के लिए बार बार मैं बोलता हूँ, ये बार बार क्या है, हर एक के अंदर इंटरप्ट करते हैं, थोथा चना भाजेगा ना, इनके हाथ वही पोजीशन है। अगर इतना ये चिल्लाते हैं वहां स्टेज पे जाके, अगर वहां अपने विधानसभा इन तमाम चीजों का विश्लेषण तो अब कांग्रेस पार्टी भी करेगी, इंडिया भी करेगी, एनडीए गठबंधन भी जरूर करेगा डॉक्टर राकेश, मुझे लगता है। लेकिन अब देखिए, अब सबको इंतजार है 4 मई का कि क्या एनडीए अपनी बढ़त को जीत में बदलेगी या फिर कांग्रेस बदलाव की कहानी लिखेगी। और अब इंतजार बस करना होगा, लोकतंत्र में आखिरी फैसला क्योंकि जनता का ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब सबको इंतजार है सिर्फ 4 मई का, जब नतीजे सामने आएंगे और ये पक्का होगा कि क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे। और आपको न्यूज 18 के साथ बने रहना है, क्योंकि सबसे सटीक चुनावी नतीजे आपको मिलते हैं सिर्फ न्यूज 18 में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।